नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में मैंने कल सती कहानी का सती की पूरी कहानी फिर से अपलोड की थी। जो मैंने कहा था उसमें कि मैं ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आज मैं अपलोड कर रही हूँ, जिसमें मैंने इसका सारांश, कहानी का उद्देश्य, शीर्षक का औचित्य और कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर हैं जिसका उल्लेख मैं आज इस अपनी वीडियो में करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सती कहानी का उद्देश्य क्या है। लेखिका अपनी इस कहानी से यह दिखाने का प्रयास करती हैं कि मनुष्य कितना संवेदनशील प्राणी है और किसी की मार्मिक कथा सुनकर वो कितनी जल्दी उसके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता है और उसके ऊपर कितना विश्वास कर लेता है और अपनी जो ठग होते हैं मनुष्य की इसी संवेदनशील भावना का ही फायदा उठाते हैं। अपनी इस संवेदनशीलता के कारण दूसरे की मार्मिक व्यथा को सुनते ही वह कितनी जल्दी उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने लगते हैं, उस पर विश्वास करने लगते हैं। और अगर महिलाएं हैं तो वे और भी जल्दी उस पर विश्वास करने लगते हैं, सहानुभूति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि महिलाएं बहुत ही सुकोमल और संवेदनशील रहती हैं। इस कहानी के द्वारा शिवानी जी कहती हैं कि आजकल जो ट्रेनों, बसों या यात्रा के दौरान जितनी ये जहर खुरानी की घटनाएं दिन प्रतिदिन होती चली जा रही हैं, कहीं भी समाचार पत्र जिस समय कहानी लिखी गई तो उस समय मीडिया एक ही था, समाचार पत्र, आज की तरह तो नहीं था। तो उस समय के हिसाब से समाचार पत्रों पर नज़र डालते ही पता चलता था कि ट्रेन का सफ़र कितना खतरनाक है। उस समय तो कोई फ़ोन या मोबाइल भी नहीं था कि तुरंत अपने लोगों को खबर की जाए या पुलिस को खबर की जाए। तो उस समय तो और भी प्राण घातक हो जाता था। तो यात्रियों की इस समस्या को दर्शाने के लिए तथा उनको सावधान करने के लिए यह कहानी लेखिका ने इस उद्देश्य के साथ लिखी है। लेखिका अपनी इस कहानी में यह भी दिखाने का प्रयास करती हैं कि किस प्रकार ठगने वाले मनुष्य मानव समाज की शील भरी भावनाओं का लाभ उठाते हैं और मनुष्य अपनी इन्हीं भावनाओं के कारण अपने प्राण तक संकट में डाल देता है। इस कहानी में भी जिस तथ्य की ओर संकेत किया गया वह है मदालसा, और मदालसा एक स्त्री है। स्त्री है इस कारण से उसके ऊपर और भी जल्दी विश्वास हो जाता है, क्योंकि वो अपनी जो समस्या अपनी महिला यात्रियों के साथ, दूसरी जो 3 महिला यात्री हैं उनके साथ शेयर करती है, बताती है। तो चूंकि वो महिलाएं हैं, वो भी महिलाएं हैं तीनों, बहुत ही संवेदनशील, और सती होना अपने प्राण देने जा रही है, ये महिलाओं को और भी ज़्यादा दुखी और उसके प्रति सहानुभूति भाव से परिपूर्ण कर देता है। तो उसका लाभ ये मदालसा उठाती है। तो लेखिका समाज की इस बड़ी समस्या को दिखाना चाहती है, जो समाज के हित से जुड़ा हुआ है, और समाज को संदेश देना चाहती है कि हमें अपनी संवेदनाओं एवं सहानुभूति पर काबू रखना चाहिए, ताकि हम किसी भी ऐसी घटना का शिकार ना बने। और इस घटना को सफलतापूर्वक कहानीकार ने कहानी में के द्वारा समाज के दूसरे मनुष्यों को यह संदेश दिया है। तो इस कहानी के द्वारा शिवानी जी पूरी तरह से सफल हुई हैं, उनका उद्देश्य पूरी तरह से सफल हुआ है।
इस कहानी का शीर्षक भी पूरी तरह से औचित्य है, पूरी तरह से सार्थक है। इस कहानी के शीर्षक की विवेचना अगर हम करेंगे तो पता चलेगा कि शीर्षक में जिन गुणों का होना आवश्यक है वे सारे गुण इस कहानी में उपलब्ध हैं। सबसे पहले तो सती कहानी का शीर्षक जब हम पढ़ते हैं तो जिज्ञासा वर्धक होता है कि हम एक सती के कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो शायद अपने पति के साथ चिता में कूद करके सती हो जाती है, उसकी कहानी है। परंतु जब हम मदालसा जैसी स्त्री के चरित्र के बारे में सुनते हैं जो वह भारत आती है, ऐसा कि यह कहने की कि वह सती होने के लिए भारत आई है और अपनी सहयात्रियों की सहानुभूति और संवेदनाओं को बटोर लेती है, तो पढ़ने खुद उसकी सहयात्री तथा पढ़ने वालों को यह नहीं पता चलता कि कहानी आगे क्या मोड़ लेगी। पाठकों की जिज्ञासा बढ़ती जाती है और वो कहानी को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। प्रस्तुत कहानी में सती प्रमुख है क्योंकि इस कहानी की संपूर्ण घटनाएं उस होने वाली सती पर ही आधारित है और वो इस कहानी का केंद्र बिंदु भी है। कहानी में बदालसा का आगमन और उसके सती होने की बात कथानक को एक प्रवाह देती है। कहानी का शीर्षक ऐसे ही जिज्ञासावर्धक है क्योंकि कहानी शीर्षक पढ़ने की उत्कंठा को जागृत करता है और उसके बाद सती हम शीर्षक पढ़ते हैं, उसके बाद जब फर्स्ट पैराग्राफ ही जब हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद ही हमारी उत्कंठा प्रबल हो जाती है कि कहानी में आगे क्या होगा। कहानी के शीर्षक का संक्षिप्त होना भी आवश्यक होता है, जो सती कहानी के शीर्षक इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, शीर्षक में कहानी का सार भाव भी अंतर्निहित है जो पूरी कहानी को समेटे हुए है। इस प्रकार शीर्षकों के गुण से भी सती कहानी एक सफल कहानी है। सारांश है कि कहानी की शुरुआत होती है प्रयाग स्टेशन से, जहां अर्धकुंभ के मेले की वजह से बहुत भीड़ है। लेखिका आरक्षण सूची देखकर आश्वस्त हो जाती है कि उसकी सहयात्री जो भी हैं वो केवल महिलाएं हैं, क्योंकि लेखिका के अनुमान के अनुसार अगर पुरुष होते हैं तो वो तसल्ली से बैठ नहीं सकती और उनकी नासिका गर्जन यानी खर्राटों के कारण भी उनको तकलीफ होती है। लेखिका बताती हैं कि उनकी सहयात्रियों में एक महाराष्ट्रियन है और दूसरी पंजाबी, और दोनों ही बहुत भारी भरकम सामान लेकर के यात्रा कर रही हैं। किंतु लेखिका के पास एक छोटा सा बटुआ था क्योंकि वह सिर्फ एक दिन के लिए ही बाजार जा रही थी। उस बटुए में उनके 55 रुपये और फर्स्ट क्लास का रिटर्न टिकट ही था। उन दोनों के सामान की भारी भरकम सामान को देखकर लेखिका यह सोचती है कि बिना सामान के यात्रा करना कितना सुखद है। मराठी महिला प्रत्येक वस्तु को उचित स्थान पर रखती है और उचित स्थान पर रखकर वह एक केवल मराठी पत्रिका पढ़ने में मशगूल है और दूसरी पंजाबी महिला का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। पंजाबी महिला एक अंग्रेजी भाषा में जासूसी उपन्यास पढ़ रही है और उस पढ़ने में उनका व्यवधान उत्पन्न कर रहा है उन्हीं का अपना सुराहीदान, जो बार बार लुढ़क करके उनके पास आ जाता है। लेखिका के अनुसार पंजाबी महिला शायद किसी सभा में भाग लेने जा रही है, क्योंकि वे अपने साथ एक बड़ी फाइल लिए हुए हैं जिसे वे खोल खोल कर देखती हैं, कुछ कंठस्थ करती हैं और फिर उपन्यास पढ़ने में तालीन हो जाती हैं। पंजाबी महिला का पहनावा पूरी तरह से खद्दर क्या है, उनका रंग गोरा है और चेहरे पर रौब है, किंतु सुंदरता का नामो निशान नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है या तो वे प्रौढ़ा कुमारी है अथवा विधवा, क्योंकि उनके चेहरे पे एक अजीब सा रीतापन है, खालीपन सा है। और पंजाबी महिला खुद ही अपना परिचय दे देती हैं कि वे एक विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए आश्रम की संचालिका हैं और वो समाज सेविका हैं, किसी गोष्ठी में भाग लेने के लिए लखनऊ जा रही हैं। दूसरी ओर मराठी महिला पत्रिका पढ़ने में ही तालीन है, उन्हें हिंदी नहीं आता कह करके वो मैत्री करने के लिए कोई उत्सुकता नहीं दिखाती हैं।
वे कभी पत्रिका पढ़ते पढ़ते ही कभी मुस्कुराती हैं, कभी उदास हो जाती हैं और डिब्बे में होकर भी ना होने के बराबर हैं। शोलापुरी साड़ी पहने हुए वह काफ़ी सुंदर नजर आती हैं। कानों में उनके कर्णफूल हैं और एक मंगलसूत्र भी है और वे एक मेजर की पत्नी हैं, क्योंकि उनके जो स्टील के बक्स हैं उस पे उनके पति का नाम मेजर वनोलकर लिखा हुआ है। इसी बीच गाड़ी अपने चलने का आभास दे देती है, क्योंकि गाड़ी की सीटी बजती है और जैसे ही गाड़ी की सीटी बजती है दौड़ती हुई हाफती चौथी महिला डब्बे में प्रवेश करती है। उसके हाथ में एक बेत की टोकरी है और एक बटुआ, किंतु जैसे ही वह प्रवेश करती है तीनों उन्हें देखने लगती है, जिसे समझकर वह तुरंत कहती है कि हाँ, मैं देखने लायक चीज़ ही हूँ, क्योंकि उसकी लंबाई 6 फुट 10.5 इंच है। भारत की सबसे लंबी महिला। क्योंकि लेखिका यहाँ खुद ही शब्दों में वर्णन करती है कि हमारा घुरना उन्होंने भाप लिया, कैम्बेन बहुत लंबी होना, 6 फुट 10.5 इंच, शायद भारत की सबसे लंबी नारी। नारी ही नहीं, मुझे तो सब पुरुष भी देखते हैं, क्योंकि देखने वाली चीज ही हूं। उसने सभी से प्रश्न पूछा। लेखिका के साथ ही पंजाबी महिला ने बेरुखी से जवाब दिया, लेकिन मराठी महिला ने कोई उत्सुकता यहाँ भी ना दिखाई, कहकर टाल दिया कि हिंदी नहीं जानती। तब उस चौथी महिला ने अपना परिचय खुद ही दे दिया। उसका नाम था मदालसा सिंघाड़िया, जो प्रिटोरिया से अपने पति की मृतदेह लेने आई है। यह सुनकर तीनों चौंक जाती हैं, क्योंकि वह ताजी विधवा नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी वेशभूषा और उसके केश किसी अच्छे दामी सैलून में कटे सवरे लग रहे थे और उसकी धानी रेशमी साड़ी को वे हाफ पैंट की भांति ऊपर चढ़ाकर दोनों पालथी मरकर आराम से जम गई और फिर अपनी बातचीत शुरू करने लगी। वह बताती है कि वह सती होने के लिए भारत आई है। यह सुनते ही समाज सेविका उसकी सहायता करने के लिए उसको समझाने लगती है और बोलती भी है कि मैं आपके पति के अंतिम संस्कार में आपकी सहायता करूंगी तथा उसके बाद मैं अपने आश्रम में ले चलूंगी। आपको सती होने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु इन सब बातों को सुन मदालसा बोलती है कि मेरा निश्चय दृढ़ है, क्योंकि यह सती होने का रोग हमारा खानदानी है। पहले मेरी नानी ने किया, फिर मेरी माँ ने, अब मेरी बारी है। मेरा निर्णय अब ब्रह्मा भी नहीं बदल सकता। किंतु उसके तुरंत बाद ही मदालसा बोलती है कि खैर हटाइए, पता नहीं किस धुन में आकर मैं आप लोगों को कह गई, चलिए हाथ मुंह धोकर के खाना खा लेते हैं। उसका इस प्रकार से निर्णय को बदलना तीनों को एक बार आश्चर्य में जरूर छोड़ देता है, तीनों महिलाओं को। जब वह हाथ मुंह धोने के लिए गुसलखाने चली जाती है तो तीनों महिलाएं आपस में बातें करने लगती हैं। मराठी महिला कहती है कि इस जमाने में कोई सतीवती होता है क्या? किंतु समाज सेविका कहती है कि यह कितनी निष्पाप है, पवित्र है, उदार है। इसकी आंखों से ही पता चलता है कि यह कोई मूर्खता ऐसी जरूर करेगी। लगता है मुझे ही पुलिस में खबर देनी पड़ेगी। किंतु जब मदालसा हाथ मुंह धोकर आती है और आते ही उसमें से वो नाश्तादान निकालती है और कटोरियाँ सजाने लगती है, तो मनुष्य के स्वभाव हेतु कि दूसरे यात्री को खाते देख करके तुरंत दूसरे यात्री को भी भूख लग जाती है। यहाँ पर खाने का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से लेखिका ने किया है। लेखिका कहती है कि जब मदालसा नाश्तादान निकाल करके कटोरियाँ सजाती जाती है तो उसके घृत से भरे व्यंजन को देख करके सबकी भूख जाग जाती है और सब एक दूसरे को काक दृष्टि से देखते हुए सती के घृत पकवान को आंखों ही आंखों में घूरते चखते पकड़ भी लेते हैं। सुनहरी मोइनदार कचौड़ियाँ, मसालों की गहरी परत में डूबी सब्जियां, रायता, चटनी और ठूस ठूस कर बांधे गए मेवा जड़े बूंदी के लड्डू,
ये खाना देखकर तीनों के मुंह में पानी आ जाता है, किंतु उन तीनों के पास था सिर्फ कुछ पूरियां और अचार। मदालसा के स्वादिष्ट भोजन को तीनों चटखारे लेते हुए साफ कर देती हैं और उन तीनों का भोजन अकेले मदालसा ही डकार लेती है। अंत में मदालसा एक पानदान निकालती है और यह कहते हुए कि यह मेरा अंतिम सफ़र है और मेरे अंतिम सफ़र के मेरे अंतिम सफ़र की साथिनों, अब तुम मुझे रोक नहीं सकती, और गाना गाते हुए उन तीनों को भी पान खिलाती है और खुद गाने का वर्णन करती है कि जानकी नाथ, कोई यह नहीं जानता कि सुबह क्या होने वाला है। और जब उसका पान खाने के बाद लेखिका और दोनों यात्री सहयात्री जब सो जाती हैं और ऐसा सोती हैं कि वैसी नींद कभी पहले नहीं आई, किंतु जब आंख खुलती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। मिसेस वनोलकर के स्टील का बक्स, समाज सेविका का सूटकेस और पर्स सब गायब था। चैन खींचकर गाड़ी रोकी जाती है, किंतु समाज सेविका मदालसा अपनी आकृति के कारण भी पुलिस को चकमा दे देती है और पकड़ में नहीं आती है, और पुलिस आज तक भी सती मैया का फूल चुन नहीं पाती है। तो यह था कहानी का सारांश, कहानी का उद्देश्य, कहानी के शीर्षक का औचित्य, सबका वर्णन मैंने आपको कर दिया है। क्वेश्चन है, नहीं, आपको ऐसी मूर्खता करने का कोई अधिकार नहीं, यह एक अपराध है। क्या आप यह नहीं जानती इस कथन में कैसी मूर्खता करने की बात की जा रही है और यह मूर्खता करने वाला कौन है? सती प्रथा पे आधारित यह कहानी एक व्यंग है। व्यंग है समाज में तथा मनुष्य की संवेदनशीलता स्वभाव पे, जो स्त्रियों को जरा सी भी करुण स्थिति में देखकर तुरंत उसकी सहायता, उसके सहयात्री जो होते हैं कितने करुणापूर्ण हो जाते हैं, यह दर्शाया गया है। प्रस्तुत कथन के समय के उस समय का है जब मराठी महिला मदालसा से यह कहती है कि असल में सती होने के लिए भारत आई हूँ। यह सुनकर खादीदारी समाज सेविका पंजाबी महिला मदालसा को समझाते हुए कहती है कि आपको ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार सती होना मूर्खता है और एक अपराध भी है, और वह मदालसा को यह बताना चाहती है कि आपको अपना ये निर्णय बदलना होगा। वहीं पंजाबी महिला भी मदालसा को इस प्रकार समझाने लगती है मानो चिता प्रज्वलित हो गई है और वह अभी उसमें कूदने को तत्पर है। समाज सेविका भिन्न भिन्न तरीकों से मदालसा को समझाने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि नारी भावावेश में दुर्बल क्षणों में कभी कभी बचपना कर बैठती है, मुझे इसका व्यापक अनुभव है। मैं मदालसा को यह भी बताती है कि भारत विभाजन के समय ही मेरे पति की हत्या कर दी गई, तब क्या मैं उनके साथ सती हो गई? अगर सती होती तो यह मेरी काया दीन दुखियों के काम में कैसे आती? यह मूर्खता मदालसा करने वाली है। वह यह कहती है कि मदालसा का कथन है कि ब्रह्मा भी अब उसके निर्णय को नहीं डिगा सकते, क्योंकि उसकी नानी, परनानी और माँ भी सती हुई थी। सती कहानी के आधार पर शिवानी जी की भाषागत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। शिवानी जी की मैंने कल ही जो वीडियो में आपको बताया था कि शिवानी जी की भाषा जो कहानी है, मतलब कहानियाँ, जितनी भी कहानियाँ हैं उनमें जो वो भाषा का उपयोग करती हैं, उससे साफ पता चल जाता है कि उनके भावों और उनकी भाषा से कि पहाड़ और पहाड़ पर रहने वाले लोगों की संस्कृति का जीता जागता वर्णन पर होता है। इनकी कहानी मुहावरेदार होती हैं और कुमाऊँ भाषा का उपयोग वह काफ़ी करती हैं। इन्होंने इनके लेखन में भावों का सुंदर चित्रण और भाषा की सादगी भी होती है। भाषा के प्रयोग में लेखक को देश, काल, वातावरण, पात्रों की पात्रता अर्थात चरित्र की अनुकूलता का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। भाषा में सरलता, प्रवाहमयता और बोधगम्यता होनी चाहिए, और कहीं कहीं पे काव्यात्मक प्रदर्शन भी भाषा की शैली को प्रभावशाली बनाते हैं।
सूक्तियों और मुहावरों का प्रयोग शिवानी जी बहुत ही सुंदर तरीके से करती हैं और इस भाषा को प्रभावपूर्ण और प्रभावशाली व आकर्षक बनाकर वे अपनी कहानी में इसको प्रयुक्त करती हैं। शब्दों का चयन भावों के अनुकूल होता है, जो लेखक की सफलता का रहस्य होता है। और प्रस्तुत कहानी में भी भाषा की दृष्टि से एक समृद्ध कहानी है। कहानी में भाषा के प्रयोग में शिवानी जी ने पात्रों के चरित्र के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग किया है। इस कहानी में शिवानी जी की भाषा सरल है, बोधगम्य है। शिवानी जी की भाषा के हिसाब से वे कहती हैं कि जब मराठी महिला से पूछा जाता है तो वो प्रारंभ में ही हिंदी बोलना नहीं आता कह कर के संवाद को वहीं ख़त्म कर देती है। और यहाँ पे कुछ अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है जो मदालसा उपयोग करती है, क्योंकि वो एक बाहर से आई है महिला जिसे पूरी तरह से हिंदी बोलना नहीं आता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सती कहानी भाषागत विशेषताओं के आधार पर भी अपने काम में सफल हुई है। इस कहानी में का सबसे कौन सा चरित्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों? या मदालसा का चरित्र चित्रण करो। सती कहानी में सती के नाम से ही हम लोगों को उत्सुकता हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो चरित्र हमें प्रभावित करता है वो है मदालसा का। यह कहानी सती समस्या पर उजागर करने वाली कहानी है। कहानी की पात्र जो है कुल 4 ही पात्र हैं, जिसमें मदालसा प्रमुख है और वो केंद्र बिंदु भी है इस कहानी का। और यही एक ऐसा पात्र है जो पाठकों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। चरित्र की विशेषताएं तो कई हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आ जाता है शारीरिक बनावट। क्योंकि शारीरिक बनावट के अनुसार खुद मदालसा यह कहती है कि वह 6 फुट 10.5 इंच की है, भारत की सबसे लंबी महिला। उसके कारण वह जहाँ भी जाती है उसके व्यक्तित्व को सबकी नज़रें उसको देखने के लिए उठ जाती हैं। इतनी लंबी नारी। और यहाँ पर भी जैसे ही वह डिब्बे में प्रवेश करती है तो बाकी तीनों जो उसकी सहयात्री होती है महिलाओं की नज़र एक साथ उसको घूरने लगती है। वह अपने संवाद में बहुत ही निपुण है, क्योंकि वह त्रुटिहीन अंग्रेजी में धारा प्रवाह भाषण झाड़ देती है और अधिक हिंदी नहीं भी आते हुए आते ही वह तीनों सहयात्रियों महिलाओं का इंटरव्यू भी लेने लगती है और अपनी समस्या भी बताने लगती है। वह इतनी व्यवहार कुशल है क्योंकि बड़ी ही शीघ्रता और अपने व्यवहार से सहयात्रियों के साथ निकटता आरंभ कर लेती है, स्थापित कर लेती है। और उसके व्यवहार से तीनों सहयात्री इतनी प्रभावित हो जाती हैं कि वे तीनों एक साथ उसके साथ खाना खाने के भी तैयार हो जाती हैं। लेखिका खुद कहती हैं, उसकी भुवन मोहिनी हंसी ने हमें पराजित कर दिया। मदालसा एक कुशल अभिनेत्री है, क्योंकि अपने अभिनय के प्रभाव से वह तीनों महिला सहयात्रियों को जो इतनी जल्दी उस पर विश्वास नहीं करती हैं, फिर भी उसकी बातों से प्रभावित होकर उस पर इतनी जल्दी विश्वास कर लेती हैं। कुशलता पूर्वक वह अपने आप को सिद्ध कर देती है कि वह सती होने ही जा रही है और उस पर तीनों यात्री विश्वास कर लेती हैं और उसके साथ खाना खाती हैं और उसके बाद उसका दिया हुआ पान भी खा लेती हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि सती कहानी में मदालसा एक ऐसी पात्र है जिसने कहानी की सफलता में सबसे अधिक योगदान दिया है। मदालसा का चरित्र ही एक ऐसा चरित्र है जो पाठकों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं कि कौन सा चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और मदालसा का चरित्र चित्रण।